हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ क्लास 10th ज्योग्राफी एनसीईआरटी की समरी। तो गाइज अब तक हम लोगों ने 9 तक की बुक्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 9 तक की एनसीईआरटीज हैव बीन कंप्लीटेड ऑफ ज्योग्राफी एंड टुडे वी विल गोना स्टार्ट विद द 10th बुक। ठीक है, जो 10th स्टैंडर्ड की बुक है आपकी, 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, आज हम उससे स्टार्ट करेंगे। और जो पहला चैप्टर है आपका, वो चैप्टर है आपके रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंड आई मेक श्योर कि हम 10th 11th और 12th की जो भी बुक्स हैं उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। ओके, सो वी गोना स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो गाइस, अगर आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आप लोग यूज कर सकते हो कोड स्टडी आईएएस को। ठीक है, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आजकल आपको प्रोमो कोड्स वगैरह मिलते हैं, तो जो प्रोमो कोड मिलते हैं ना, उस जगह आपको प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है। सेम एज द प्रोसेस, अगर आप लोग यूज करेंगे इस कोड को स्टडी आईएएस को तो आपको करीब 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, while taking subscription, so please use code स्टडी आईएएस जो कि इस चैनल का नाम है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सब्सक्रिप्शन लेने में, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। Okay, so for the proper guidance, you can call on this number. Either it's your strategy or preparation related query or your subscription. Okay, so और प्लीज ना भूलिएगा कि अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेडी हैं एंड आप लोग लेना चाह रहे हैं तो प्लीज इस कोड को यूज करें, ये आपका फायदा ही करेगा, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। सो प्लीज यूज कोड स्टडी आईएएस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द चैप्टर, तो आज का चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। नाउ व्हाट आर रिसोर्सेज, ये जानेंगे हम। ठीक है, इस चैप्टर में ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें हम पढ़ेंगे। पहली चीज ये कि हम जानेंगे रिसोर्सेज क्या होती हैं। ठीक है, वो चीजें जो हमें इजीली एक्सेसिबल होती हैं और उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन उनके ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे और ओनरशिप के बेसिस पे। ठीक है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। डेवलपमेंट देखेंगे हम रिसोर्सेज का, और रिसोर्स प्लानिंग देखेंगे। लैंड रिसोर्सेज देखेंगे हम। ठीक है, और लैंड रिसोर्सेज जो कि हमारे इंडिया में है। ठीक है, और किस प्रकार से, मतलब क्या पैटर्न है इंडिया में लैंड को यूज करने का। लैंड डिग्रेडेशन देखेंगे हम। कंजर्वेशन मेजर देखेंगे जो कि लिए जा रहे हैं। ठीक है, और सॉइल के बारे में भी जानेंगे कि सॉइल एज अ रिसोर्स हाउ बेनिफिशियल इट इज। ओके, देन क्लासिफिकेशन देखेंगे हम सॉइल्स का, जैसे कि आपकी एलुवियल सॉइल है जो कि आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल है, रेड है, ठीक है, येलो है, लेटराइट है, और एरिड है, फॉरेस्ट सॉइल है। और सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन के बारे में भी आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। Now what are resources? अब रिसोर्सेज क्या चीज है, जैसे कि आप लोगों की सराउंडिंग में जो भी इजीली आप लोग एक्सेस कर पाते हो चीजों को, उन्हें हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब वो आपकी टेक्नोलॉजी मतलब बेस हो सकती है, आपकी इकोनॉमिकली फिजिबल चीजें हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल हैं। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को लेक्चर्स देखने के लिए यू नीड अ फोन और अ लैपटॉप and you need internet, so that is technology based but you need that। ठीक है, क्योंकि वो आपकी नीड को satisfy कर रहा है। तो what is that? That is a resource and without that you cannot take a online class। Okay, so that is very important। So this is what, this is a resource। ये क्या हो गई, वो चीज है आपकी एक रिसोर्स। सो एवरीथिंग जो कि हमें अवेलेबल है हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब फिर वो चाहे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उसे हम टर्म करते हैं एज रिसोर्सेस। हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेस की, वो है, देखिए, इनके ओरिजिन के बेसिस पे देखेंगे हम। तो ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक होते हैं और एबायोटिक होते हैं। अब देखिए, बायोटिक आपकी जो लिविंग वाले हैं, ठीक है, जो लिविंग रिसोर्सेज है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। और जो एबायोटिक है वो है आपकी नॉन लिविंग, जैसे मैं आपको बताया फोन्स, लैपटॉप्स, दीज आर लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एग्जॉस्टिबिलिटी के बारे में, जो कि रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है। देखिए, अब रिन्यूएबल क्या है, जो कि रिन्यू हो सकती है दोबारा से, दे कैन बी रिप्रोड्यूस। ठीक है, फिर चाहे वो फिजिकली हो, केमिकली हो, मैकेनिज्म किसी भी प्रोसेस में हो, दे कैन बी रिन्यूड। बट जो नॉन रिन्यूएबल है उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। ठीक है, अगर वो मतलब वो दोबारा फॉर्म भी होंगे ना, तो उनको थाउजेंड ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे इनके फॉर्मेशन में। ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म, बट बिफोर दैट इट इज लाइक कि उनको अगर आपने कंजप्शन उनका कर लिया, वंस यू हैव बीन कंज्यूम्ड देम, तो वो रिन्यू नहीं हो सकते। ओके, देन बात करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
ठीक है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, देखेंगे हम कि जो रिसोर्सेज हैं वो किस प्रकार से ओन की जाती है, ओनरशिप देखेंगे उनकी कि जैसे इंडिविजुअल के द्वारा है या कम्युनिटी के द्वारा है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। ठीक है, फिर देखेंगे हम उनके स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे, ठीक, पोटेंशियल देखेंगे, डेवलप स्टॉक देखेंगे और रिजर्व्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। अब पहले जानेंगे हम बेसिस ऑफ ओरिजिन पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, बायोटेक यानी कि जो कि ऑब्टेन की जाती है बायोस्फीयर में। ठीक है, बायोस्फीयर से जो भी चीजें आपकी जो लिविंग है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, फ्लोरा है, फोना है, ठीक है, फिशरीज है, लाइफ स्टॉक है, तो क्या ये लिविंग बींग्स है, सारे लिविंग थिंग्स है। ठीक है, सो दीज आर योर बायोटिक रिसोर्सेज एंड बायोटिक रिसोर्सेज आर द वंस जो कि लिविंग है। और ए बायोटिक क्या हो गए आपके, ए बायोटिक हैं आपके जो कि नॉन लिविंग्स हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, ए बायोटिक, जैसे कि रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए। ठीक है, सोने को आप पहन सकते हैं, ठीक है, खा नहीं सकते, खाएंगे तो आप वही प्लांट्स। देन बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी भी मतलब जैसे कि देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आई टोल्ड यू, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या होता है कि आप लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, यू कैन रिन्यू दैट, यू कैन रिप्रोड्यूस इट। ठीक है, बट वही बात करें हम नॉन रिन्यूएबल के बारे में, तो वो अगर एक बार आपने खत्म कर दी, ठीक है, तो वो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकती, दे आर नॉन रिन्यूएबल। ओके, सो योर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लाइक which can be renewed, reproduced by physical, chemical और mechanical processes। जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर लाइक रिन्यूएबल। बट जो आपकी नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कि आपकी ऑयल हो गया, कोल हो गया, ये क्या है, इनको काफी समय लग जाएगा, मिलियन ऑफ ईयर लग जाएंगे इनके दोबारा फॉर्मेशन होने पे। ठीक है, बट दे कैन नॉट बी रिन्यूड, कि मतलब एज फास्ट आप जैसे रिन्यू कर लेते हैं चीजों को, रिप्रोड्यूस हो सकती हैं, इनके साथ वो नहीं हो सकता। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखते हैं। अब देखिए पहला चीज है इंडिविजुअल रिसोर्स। अब इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने घर खरीदा, ठीक है, अब वो घर क्या है, वो आपके नाम पे है, और आप क्या हो, आप हो इंडिविजुअल। नाउ यू आर एन इंडिविजुअल एंड यू ओन दिस हाउस, यानी कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो गई। अब उस घर में पब्लिक आके नहीं रह सकती है, ठीक है, तो वो घर क्या है, वो आपका है, आपने खुद ओन किया है, तो इट इज एन इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, तो कोई भी चीज जो कि ओन करी जा रही है प्राइवेटली किसी इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। अब चाहे वो एक प्लॉट हो, चाहे वो घर, कोई हाउस हो, ठीक है, चाहे वो एक पर्टिकुलर फोन हो, तो वो ये होगा कि ये आपका फोन है। जैसे घर में भी होता है ना, दैट यू हैव अ सिंगल पर्टिकुलर फोन एंड दैट इज योर इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल ने कोई पर्टिकुलर फोन लिया है, तो वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स है जो कि आपकी ही नीड फुलफिल करेगा, बाकी सारी पब्लिक की नहीं करेगा। देन बात करेंगे हम कम्युनिटी के बारे में। अब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होती है, जो कि ओन करी गई हो किसी कम्युनिटी द्वारा, जिसको जो कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसे यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि हमारे पब्लिक पार्क्स हैं, अब पब्लिक पार्क में ऐसा तो नहीं होता है कि वो किसी के इंडिविजुअल के द्वारा ही ओन किया गया है, ऐसा तो नहीं है। वहां पे आपके सब लोग जा सकते हैं, ठीक है, आप लोग सुबह सुबह जाते होंगे, शाम में जाते होंगे, ठीक है, सो इट इज व्हाट, वो एक कम्युनिटी बेस्ड मतलब कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। ओके, सो इट इज लाइक जो पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट जो होते हैं हमारे, वो एक कम्युनिटी द्वारा लिए जाते हैं, ओन किए जाते हैं, और उसमें जो भी कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसमें आ सकते हैं, यानी कि जितनी भी पब्लिक है इट कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। ओके, अब बात करते हैं नेशनल रिसोर्स के बारे में। अब नेशनल रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि नेशन के द्वारा ओन करी गई हो, ठीक है, तो नाउ रिसोर्सेज जो कि विच कम अंडर नेशन आर नोन एज योर नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि आपकी टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज जो कि नेशन से बिलोंग करती हैं वो सारी आपकी रिसोर्स मतलब वो सारी नेशनल रिसोर्सेज है। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज तो आप लोग समझ जाइए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो कि विच आर लाइंग बियॉन्ड 200 kilometers of exclusive economic zone in the oceans are called international resources। यानी कि मान लीजिए कि ये जो हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ से जो भी आपकी 200 किलोमीटर्स तक जितना भी एरिया है ओशन का, ठीक है, उतना मतलब इट इज लाइक हम लोग ओन करते हैं, बाकी इट इज
not ours. Okay, so no one can use these resources without the permission of international institutions. Okay, so the resource जो कि lie कर रही है beyond 200 किलोमीटर के अंदर of exclusive economic zone in the ocean is called your international resource. So now moving forward, on the basis of status of development, ठीक है, ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज. ना पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हो गई आपकी? पोटेंशियल रिसोर्सेज है जैसे कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, जो कि किसी रीजन में फाउंड होते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. ठीक है, अब कुछ रिसोर्सेज जैसे कि किसी पर्टिकुलर रीजन में फाउंड होते हैं बट उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है, जैसे कि आपका रीजन हो गया राजस्थान का, गुजरात का. ठीक है, दे हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट दे हैवंट यूज्ड yet. ओके, देन बात करेंगे हम डेवलप्ड रिसोर्सेज के बारे में. तो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी, जो उनकी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, दैट हैज बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. डिटरमाइंड फॉर व्हाट? यूटिलाइजेशन. ओके, सो these are resources which are which are developed resources. Okay, फिर बात करेंगे हम स्टॉक के बारे में. तो स्टॉक वो है जो कि मतलब which have been surveyed but उनको मतलब they have been not used because lack of technology, जिनको यूज नहीं किया गया है टेक्नोलॉजी की लैक होने की वजह से, टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से they have not been used. Okay, जैसे कि आपके वाटर कंपाउंड हो गया. वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ लाइक 2 inflammable gases, जो कि आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गई. सो विच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट हम उसको वी डोंट हैव टेक्निकल हमें पता नहीं है कि हम उसको किस प्रकार से यूज करें. ओके, सो नाउ रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं. तो जो रिसोर्सेज हैं दे हैव बीन सर्वेड एंड वी कैन यूज देम विथ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, जिनको हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ. ठीक है, बट दे यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, उनको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व्स. मतलब अब ये कैसी रिसोर्सेज है, इनको अब जैसे देखिए स्टॉक में क्या था, स्टॉक में ये था कि वो रिसोर्सेज थी जो कि मतलब है हमारे पास. ठीक है, बट टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से वी डोंट यूज देम. अब रिजर्व्स के बारे में क्या है कि रिजर्व्स में है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है. ठीक है, and we have the resources also but we haven't yet started using them, so they have been reserved. Okay, so these are your reserves. जैसे कि मान लीजिए जो कि आपके जो वाटर है डैम्स में वो, ठीक है, जो फॉरेस्ट है उन सब के बारे में. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं. ठीक है, डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है आपका रिसोर्सेज का. तो रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए. ओके, वी ऑल नीड रिसोर्सेज फॉर आवर नीड्स टू बी सेटिस्फाइड बाय देम. सो इट वॉज बिलीव दैट जो रिसोर्सेज हैं आपकी वो फ्री गिफ्ट्स है नेचर का. ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर यूजिंग देम indiscriminately. ठीक है, एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. पहली चीज ये, आप देखिए वी ह्यूमंस आर लाइक, अब हमारी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से ही रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है. ठीक है, वी यूज द रिसोर्सेज लाइक हमारा जो कंजप्शन है रिसोर्सेज का वो काफी ज्यादा है. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही है. अब वो प्रॉब्लम्स क्या है, पहली चीज ये देखिए, जो डिप्लीशन है रिसोर्सेज का फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल. ठीक है, वो हो रहा है, मतलब जो रिसोर्सेज है वो कम होती जा रही है, क्योंकि अगर देखिए पॉपुलेशन जिस प्रकार से ज्यादा बढ़ती जाएगी उस हिसाब से लोगों की जो ग्रीड है मतलब वो ज्यादा बढ़ रही है. ठीक है, और रिसोर्सेज आपकी उतनी ही है, तो क्या होगा कि मतलब उसमें घटाव होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, accumulation of resources in few hands which divides the society into rich and poor. अब देखिए जो आपके resources का accumulation हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, डिवाइड बन जाता है सोसाइटी में रिच का और पुअर का. ठीक है, फिर इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, जो कि लीड कर रहा है आपका ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को. ठीक है, जैसे कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया. ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उस हिसाब से ही रिसोर्सेज का यूज होगा. तो रिसोर्सेज का यूज भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर एक इंडिविजुअल को खाना, पानी, रहना, हर चीज की जरूरत है. ठीक है, और धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो रही है.
और जो रूरल वाले हैं, क्योंकि जॉब वगैरह इन सारी चीजों की वजह से उनको क्या अर्बन एरियाज में शिफ्ट होना पड़ता है फॉर अ गुड जॉब, फॉर ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंटेन्ड एंड दे शुड बी सेटल्ड इन अ वेरी गुड प्लेस, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, अच्छी लाइफ बिता सके। तो इसलिए वो अर्बनाइज शहरीकरण मतलब शहरों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब शहरीकरण के लिए आपको पता ही है कि सेटल होने के लिए आपको लैंड चाहिए। ठीक है, तो लैंड की वजह से क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन भी होता है, पेड़ों को काट दिया जाता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी ऐसे यूज किया जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि पूरा जो एक बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ रहा है। ठीक है, नाउ फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ and global peace and equitable distribution of resources have become essential। बिल्कुल सही। एक एक सस्टेनेबल अमाउंट में अगर हम लोग यूज करें सारी रिसोर्सेस को, ऐसा नहीं कि मतलब अब कोई चीज आपको जैसे कहीं मान लीजिए कि बहुत जगह अगर कहीं पे तेल फैल रहा हो तो सब लोग लेने चले जाएंगे उसको, ठीक है, भरने चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप लोग जो भी अपनी जरूरत के हिसाब से चीज है उसको यूज करें। ठीक है, हद से ज्यादा अगर आप किसी चीज को यूज करते हो तो एक ना एक दिन उसे खत्म भी हो जाना, और जब वो खत्म हो जाएगी तो क्या यूज करोगे। तो इसी वजह से कम कम यूज करें। ठीक है, एक सस्टेनेबल अमाउंट में उसको यूज करा जाए। सो फॉर यूजिंग रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर अमाउंट में, तो हम लोगों ने क्या किया, वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल अमाउंट में सारी चीजों को सारी चीजों को यूज किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आपका है कि जो डेवलपमेंट है इट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। मतलब ये इस प्रकार से होना चाहिए कि जो डैमेज है एनवायरमेंट को नहीं हो। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट है इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और ये जो डेवलपमेंट होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो आगे की जो जनरेशन आ रही है, ठीक है, उनके साथ कुछ ऐसा ना हो कि उनको मतलब उनके लिए वो नीड्स ना बचे, मतलब उनके लिए वो चीजें ना बचे, वो रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो जाए। तो हमें उस प्रकार से यूज करना चाहिए कि आगे जो हमारी जनरेशन आने वाली है दे ऑल्सो नीड द सेम रिसोर्सेज। एंड अगर आज हम लोग खत्म कर देंगे तो उनका क्या होगा, उनको तो मतलब उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उनको तो शायद उनके पास तो चीजें होगी नहीं। ठीक है, तो वो अपनी नीड्स कैसे फुलफिल करेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उस प्रकार से क्या हो रहा है कि जो आपकी इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए गए जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, और ये जो डेवलपमेंट है वो आपको मतलब अपनी जो जरूरतें हैं उनके साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो अपना कंजप्शन है उसको लिमिटेड करना पड़ेगा इन ऑर्डर इफ वी वांट टू सेव दीज थिंग्स, दीज रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ओके, नाउ रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करती है आपके आइडेंटिफिकेशन को और इन्वेंट्री को रिसोर्सेज की अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। अब इसमें इन्वॉल्व होता है सर्वे होता है, ठीक है, मैपिंग होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन देखा जाता है, मेजरमेंट देखा जाता है रिसोर्सेज का। ठीक है, ये इवॉल्व करता है आपका एक प्लान स्ट्रक्चर जो कि इंडो करता है विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्किल है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अब ठीक है, जो प्लान्स बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लान बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको मतलब एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल के साथ, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स के साथ उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि वो जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं उनको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, लैंड, अब बात करेंगे हम लैंड के बारे में। ठीक है, ऑल वी नो दैट लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जहां हम रह रहे हैं दैट इज अ लैंड। ठीक है, सो फॉर सेटलमेंट, फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, और चाहे आपकी वाइल्ड लाइफ का भी सेटलमेंट हो, वी नीड लैंड। ओके, सो जो आपकी नेचुरल वेजिटेशन है उसको सपोर्ट करता है लैंड, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी। ठीक है, तो जो लैंड इज प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज, सो वी मस्ट यूज देम इफेक्टिवली। अब देखिए, जो लैंड भी है हमारे पास, ठीक है, सो इट इज सो वेरी बेनिफिशियल रिसोर्स, बट हमारे पास वो कुछ लिमिटेड मात्रा में है।
ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास लैंड है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत कम है, और उसको उसी हिसाब से हमें यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि बाकी के जो लोग हैं वो भी उसको यूज कर पाए। अगर आपकी जरूरत के लिए एक है, ठीक है, एक घर है, तो दो बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और अगर आपकी जरूरत दो है तो तीन बनाने का कोई मतलब नहीं है। उस चीज को, उस पर्टिकुलर लैंड को आप लोग सेव कर सकते हैं फॉर बाकी के लोगों के लिए जिनको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। लैंड रिसोर्सेज जो कि इंडिया में है उनके बारे में जानते हैं, तो करीब 43% ऑफ लैंड है हमारे पास जो कि प्लेन है, ओके, विच इज प्लेन। प्लेन किस लिए? अब प्लेन हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज देता है एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्री की, ठीक है, जैसे कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, इट्स अ प्लेन एरिया एंड दे आर वेरी फेमस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज वहां पे जो एग्रीकल्चर है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है, और मतलब इंडस्ट्रीज की जो फैसिलिटीज है वो भी आपको वहां पर मिल सकती हैं। नाउ करीब से करीब जो 30% है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री, वो है आपका माउंटेन्स, ठीक है, विच इंश्योर द पेरिनियल फ्लो ऑफ। अब वो जो माउंटेन वाला एरिया है वो हमारे रिवर्स के लिए, मतलब वाटर रिसोर्सेज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उन रिवर्स से दे प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब आप जब जैसे हम लोग जैसे हिमालय की तरफ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो इट इज लाइक वहां पे सीनिक स्पॉट्स हैं। गर्मियों के टाइम में हम लोग हिल्स पे चले जाते हैं, हिल स्टेशन चले जाते हैं, तो इट इज लाइक टूरिज्म के लिए अच्छा है, एंड दीज रिवर्स आर वेरी गुड फॉर आवर वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो, ओके। देन अबाउट 27% जो हमारे कंट्री का प्लेट्यू है, प्लेट्यू रीजन है, जहां से हमें जो भी आपकी माइनिंग की प्रोसेसेस है वो होती है, ठीक है, बिकॉज दे आर रिच इन रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट ऑल्सो। नाउ लैंड यूज पैटर्न कैसा है इंडिया में, ये देखते हैं। जो यूज है लैंड का वो डिटरमाइन किया जाता है फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि आपकी टोपोग्राफी हो गई, क्लाइमेट हो गई और सॉइल टाइप हो गई, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग लैंड यूज करते हैं तो उसके फिजिकल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। फिजिकल फैक्टर्स हो गए आपकी टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर्स की। देन उसके बाद क्लाइमेट देखेंगे कि किस प्रकार का क्लाइमेट है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी जगह बहुत 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 ज्यादा तेज बारिश हो रही है, मतलब बारिश ही बारिश होती रहती है, ठीक है, पूरे साल, और बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे किस प्रकार की फसल उगाई जा सकती है, किस प्रकार के जो एग्रीकल्चर हो सकता है वो देखा जाता है, ठीक है। सॉइल टाइप देखी जाती है कि अगर मतलब मान लीजिए जो सॉइल है वो अनफर्टाइल है, तो फिर क्या होगा कि वहां पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। अगर फर्टाइल है तो आप कर सकते हो इजीली। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच यू हैव टू सी फॉर यूजिंग द लैंड, ठीक है। फिर ह्यूमन फैक्टर्स पे देखते हैं, तो ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, इस प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए लैंड यूज data however is available only for 93% of the total geographical area, because जो land है आपका that use reporting for most of the northeast states, जैसे कि except आपका असम को छोड़ दीजिए, ठीक है, that has not been done fully, and also some areas of Jammu Kashmir which are occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। तो जितने lands को survey किया गया है, ठीक है, so it is like 93% of the total geographical area, ठीक है, क्योंकि जो आप जो हमारा जो लैंड यूज डेटा है, ठीक है, वो जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर डेवलपमेंट भी होगा इन सारे लैंड एरिया पे, इन सारे रिसोर्सेज पे, तो वो डेवलपमेंट भी किस प्रकार से हो सकता है, आफ्टर सर्वेइंग, ठीक है, एक प्रॉपर वे में सर्वे करने के बाद ही, ताकि हमें पता चलेगा कि किस जगह कैसा लैंड है और कितना लैंड है और किस प्रकार से वो यूज हो सकता है, ओके। नाउ लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से मेजर्स लिए गए हैं। तो देखिए ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि आपकी डिफोरेस्टेशन हो गई, ओवरग्रेजिंग हो गई। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काट देना, ठीक है। अब लैंड चाहिए ज्यादा तो पेड़ तो काटने पड़ते हैं, ठीक है। फिर ओवरग्रेजिंग है आपकी, माइनिंग हो रही है, माइनिंग की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोरिंग, दीज आर लाइक कंट्रीब्यूटिंग इन लैंड डिग्रेडेशन। इनकी वजह से क्या होता है कि लैंड हो जाता है हमारा डिग्रेड, ठीक है, डिग्रेड हो रहा है हमारा लैंड इन सारी चीजों की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से, ठीक है। तो कुछ मेजर्स लिए गए हैं कि हम लोग कंट्रोल कर सकें लैंड डिग्रेडेशन को। वो मेजर्स क्या है आपकी, जैसे कि एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं। जो भी इंसान का, जैसे आप लोगों का हर साल बर्थडे होता है, देन डू वन थिंग, प्लांट अ ट्री,
ठीक है, एक प्लांट लगाएं, उसकी केयर करें, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे या फिर आपका अगर बेबी हो रहा है, देन इफ यू आर हैविंग अ न्यू बॉर्न, ठीक है, अपने आपके घर में है कोई बच्चा हो रहा है, तो उसके साथ साथ एक नया प्लांट लगाएं, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो प्लांट भी उसी प्रकार से उसकी केयर करेगा। आप आदत डालें अपने बच्चों में, खुद में आदत डालें कि हम उन प्लांट्स की खुद से मतलब सेवा करें, उनकी रक्षा करें और उनको अपने साथ साथ ग्रो करें, ठीक है। दैट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया एंड अ वेरी गुड पॉइंट। एक हमारा एक बिट हो जाएगा जो कि हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपनी इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा रखने के लिए, बिकॉज इफ यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रीज अराउंड यू, ठीक है, अराउंड इन योर सराउंडिंग्स, तो जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, कंट्रोल करें ओवरग्रेजिंग को, ओवरग्रेजिंग ना हो, इस चीज को कंट्रोल करें। स्टेबिलाईजेशन लेके आए, स्टेबिलाईजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी बुशेस को ज्यादा ग्रो किया जाए, ठीक है, ओके। और प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वेस्टलैंड्स का, किसका, प्रॉपर मैनेजमेंट हो आपका वेस्टलैंड्स का, कंट्रोल हो माइनिंग एक्टिविटीज में, ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज ना हो। अगर ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज होती है तो उनसे क्या होता है कि लैंड डिग्रेड होता है, तो वी नीड टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये सारी भी जितनी भी चीजें हैं जो कि हमारे लैंड को डिग्रेड करती हैं, उन मेजर्स को हम लें, ठीक है, ताकि हमारा एक कंट्रोल रहे लैंड डिग्रेडेशन में, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज लाइक अ सॉइल, ठीक है, ये टॉप सॉइल होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ये लेयर है, सेकेंड लेयर है, दैट इज योर सब सॉइल। फिर आता है आपका सी होराइजन, ठीक है, एंड देन द लास्ट इज योर बेड रॉक, दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेड रॉक, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सॉइल एज अ रिसोर्स, ठीक है। तो सॉइल क्या है, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल natural resource, ठीक है, and it is a medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth। तो soil क्या है, आपकी एक resource है, एक renewable resource है, ठीक है, और वो एक मीडियम है हमारी प्लांट ग्रोथ के लिए, जो कि सपोर्ट करता है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि आपकी अर्थ पे हैं। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं हम सॉइल्स का। तो सॉइल्स आर लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी सॉइल फॉर्मेशन के लिए, उसके कलर के लिए, थिकनेस के लिए, टेक्सचर के लिए, एज के लिए, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो जो सॉइल है हमारी इंडिया में, उनको क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में। अब देखिए एलुवियल सॉइल के बारे में जानते हैं हम पहले। तो जो आपकी एलुवियल सॉइल है वो आपकी इंटायर नॉर्दर्न प्लेन है, वो आपकी एलुवियल सॉइल से बनी हुई है। अब देखिए आप लोगों को पता है कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे फॉर्म हुआ था, जो आपकी माउंटेन से जो रिवर्स आ रही थी, ठीक है, वो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी, एंड देयर वर लाइक जो डिपॉजिट हुआ वो एलुवियल, मतलब डिपॉजिट हुआ वो एलुवियल ज्यादा थे, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल वहां पर आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में ज्यादा देखने को मिलेगी, विच इज एक्सट्रीमली फर्टाइल, ठीक है, एंड इट इज वेरी गुड फॉर, इट इज फिट फॉर योर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ठीक है। सो अब ये आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे भी मिलेगी, ठीक है, पर्टिकुलरली जो कि आपके डेल्टाज हैं, डेल्टाज आपकी जो महानदी के डेल्टा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी रिवर्स हैं, वहां पे देखने को मिलेगी। एंड दिस इज फर्टाइल सॉइल, देयरफॉर फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और जो रीजन है जहां पे आपको एलुवियल सॉइल, ठीक है, देखने को मिलती है, दे आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। वहां पे जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर है ज्यादा, ठीक है, तो उसी प्रकार से वहां पे पॉपुलेशन भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इट इज रिच इन पोटैश, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy wheat and other cereal and pulse crops, okay, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे हम ब्लैक सॉइल के बारे में। जो ब्लैक सॉइल है आपकी, इट इज नोन एज योर रेगोर सॉइल एंड इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। अब ये जो आपकी ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इट इज वेरी आइडियल, इट इज फिट फॉर ग्रोइंग कॉटन, ओके। और ये आपको जैसे कि प्लेट्यूज हैं, ठीक है, जो आपका जितना भी प्लेट्यू एरिया है महाराष्ट्र में, ठीक है, सौराष्ट्र में है, मालवा में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, which are also along the Godavari and Krishna Valley, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। and they are made up of fine clay material, ठीक है, and they are well known for their capacity to hold moisture। इनको किस लिए जाना जाता है ज्यादा, कि ये होल्ड कर लेते हैं मॉइस्चर को, they have a capacity,
देन ये आपकी कैल्शियम में रिच है, कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में, पोटैश में और लाइम में। ओके, देन बात करेंगे हम रेड और येलो सॉइल के बारे में। So this is found in the areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau। जो येलो सॉइल है आपकी वो किस एरिया में फाउंड होती है? जहां पे जो रेनफॉल है वो कम हो, ठीक है, ईस्टर्न इलाकों में, सर्दर्न पार्ट्स में, जो कि आपकी डेक्कन प्लेट्यू के हैं, ठीक है। और उसके बाद दिस इज ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सर्दर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पायरमेंट zone of western Ghats, so developing a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। तो जिसका कलर है वो आपको कुछ रेडिश देखने को मिलेगा। रेडिश क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन है आपका iron in crystalline and metamorphic rocks। Okay, now moving forward to the laterite soil। Now what are laterite soil? ये developed है आपके high temperature और heavy rainfall वाले एरिया में, जो कि है आपका कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड ऑल द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। ठीक है, वहां आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर है इट इज ऑल्सो हाई एंड दे आर हैविंग हाई रेनफॉल ऑल्सो, सॉरी हेवी रेनफॉल ऑल्सो। ओके, सो नाउ ये सुटेबल है आपकी कल्टिवेशन के लिए विद एडुकेट डोजेस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जो यहाँ पे लो ह्यूमस कंटेंट है एंड बिकॉज डिकम्पोजेस आर ऑल्सो हियर, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है विच गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ओके, नाउ एरिड सॉइल के बारे में बात करते हैं। एरिड सॉइल आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में देखने को मिलेगी, जहां पर जो मतलब इट इज प्रॉपर इरिगेशन, ठीक है, आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज soils become cultivable। तो इरिगेशन की प्रोसेस के बाद ही they will be like becoming cultivable, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो ह्यूमस है इट इज बीन वेरी लैक्ड, और जो मॉइस्चर है वो तो है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ड्राई है बिल्कुल, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, विच मेक इवेपोरेशन वेरी फास्टर ऑल्सो। सॉल्ट कंटेंट यहाँ पे बहुत हाई है, कॉमन सॉल्ट आपको यहीं से ऑब्टेन्ड होता है बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। ओके, देन बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। तो ये आपको हिली और माउंटेनियस एरिया में देखने को मिलेगी, जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, फीचर्स लाइक विच डिफर्स बेस्ड ऑन द लोकेशन, ठीक है, लूमी और सिल्टी है, ठीक है, इन वैली साइड्स एंड इट्स अ कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। सो नाउ जो सिल्ट है आपका लोअर पार्ट्स में वैली की, दे आर पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस आर लाइक फर्टाइल। ओके, सो दिस इज योर फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो हम लोगों ने अभी तक सॉइल ध्यान में रखी है, ये है आपकी एलुवियल सॉइल, ठीक है, फिर आपकी रेड सॉइल, फिर आपकी ब्लैक सॉइल है, ठीक है, लेटराइट, डेजर्ट, एरिड सॉइल बोलते हैं जैसे, ठीक है, मार्शी सॉइल जो कि आपकी बहुत ज्यादा वेट होगी, ठीक है, मार्शलैंड में देखने को मिलेगी आपको। फॉरेस्ट सॉइल है, फिर आपकी माउंटेन सॉइल है, तराई सॉइल है, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। ओके, नाउ soil erosion and soil conservation। Now natural ways of soil erosion है आपके wind है, glacier है, water है, जो कि लीड करता है आपके soil erosion का। अब देखिए ज्यादा बारिश होगी किसी पर्टिकुलर एरिया पे तो क्या होता है आपका वेदरिंग का एक you have read about this process, weathering, erosion, ठीक है, एंड देन डिपोजिशन। तो वेदरिंग की मतलब क्या होता है कि ज्यादा पानी जब हो जाता है, जब बारिश बहुत तेज होती है, तो इससे क्या होता है कि कुछ लैंड का जो स्तर होता है वो आपका जैसे पहाड़ है, ठीक है, और उनका कुछ एक पर्टिकुलर रॉक है, कोई इतना हिस्सा है, वो वहां से टूट के पानी के साथ बहता हुआ चला गया, ठीक है, और वो उस जगह जाके एक जगह डिपॉजिट हो गया। उस डिपोजिशन की प्रोसेस से क्या होगा, एक प्लेन लैंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक, पर उस जगह से जहां से उखड़ा तो वो तो वहां से तो इरोड हो ही गया, ठीक है। तो अब उसके मीडियम आपके हैं, एक तो विंड हो गया, ग्लेशियर भी हो गया,
ठीक है, वाटर है जो कि हमारे सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस है उसमें इनका हस्तक्षेप रहता है। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटीज में, अब ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, माइनिंग होती है, तो ये क्या करते हैं, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल इरोजन में। ठीक है, अब मेजर्स क्या लिए गए हैं सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए? एक है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग करने का एक आइडिया दिया गया है, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स बोला गया है, और जो हिली एरियाज है ना वहां पर काउंटर फ्लोइंग और टेरेस फार्मिंग का यूज किया जाए। ठीक है, कि मतलब जैसे फार्मिंग वाज लाइक डन ऑन द हिली एरियाज लाइक दिस, तो इट्स लाइक कि आप लोग कुछ इस वे में फार्मिंग करिए। ठीक है, so this will be beneficial also. So these are the measures which were being taken to control soil erosion, and हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो resources हैं they are very limited. ठीक है, जितनी भी limited resources हैं हमें उनका जो consumption है वो उसी प्रकार से करना चाहिए ताकि हम लोग अपनी future generation के लिए या फिर अपनी बेहतरी के लिए उनको save कर पाए। ठीक है, अगर एकदम से सारी consume कर लेंगे तो फिर क्या होगा? ठीक है, so here your chapter ends. Okay, and I'll be coming up with the next chapter by tomorrow. Okay, which is your chapter number 2. And guys, if you want to take Unacademy Plus subscription, please use करें कोड स्टडी आईएएस को। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, यानी कि डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी, मतलब कोई भी इशू नजर आता है सब्सक्रिप्शन लेने में, ठीक है, कोई परेशानी हो रही है, आप लोगों को चीज समझ में नहीं आ रही है, तो कॉल करें इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। सो we'll gonna meet tomorrow with another video, another chapter. तब तक के लिए if you have any kind of problem you can tell me in the comment section. I'll be like मैं आपकी हेल्प करूंगी उस चीज में। ठीक है, to clear that point. So तब तक के लिए bye bye, take care and have a wonderful day ahead. Bye.